नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हमने किए थे, आज उसके के आगे के 25 क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा कि हम लोग इस क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग वीडियोस को आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए, कह रहा है कि एक खास दिन और समय पर चूरू पड़ती राजस्थान में एक जगह का जो तापमान है वो 48 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का जो तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस पर और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर दो धातु के कप जो सभी चीज़ों में समान है पानी निहित है। इनके कहने का मतलब है दो धातु के कप हैं, ये मान लीजिए मैंने दो धातु के कप ले लिए। ठीक है, दो धातु के अगर हमने कप ले लिए, दोनों में पानी डाल दिया। ठीक है, अब इनके कहने का मतलब है ये जो जगह है ये है आपकी चूरू। ठीक है, और ये जो जगह है ये है आपकी शिमला। ठीक है, चूरू में जो पानी रखा हुआ है इसका जो तापमान है ये है 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जो चूरू का तापमान है वो है 48 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो शिमला में पानी रखा हुआ है इसका जो तापमान है 71 डिग्री सेल्सियस और शिमला का जो तापमान है वो है 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक क्या रहा है कि दोनों कपों में से कौन सा कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। अब हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, न्यूटन का शीतलन नियम। क्या पढ़ाया था? न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम हमने आपको पढ़ाया था। इस नियम में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई वस्तु ठंडी हो रही है तो वो वहां के वातावरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर निर्भर करता है। इट मीन्स कि अगर किसी वस्तु के और उसके वातावरण का तापांतर क्या होगा, तापांतर जितना अधिक होगा वो वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होती चली जाएगी। जिस वस्तु का तापांतर जितना अधिक कम होगा वो वस्तु उतनी ही जल्दी क्या होती जाएगी दोस्तों, ठंडी होती हुई चली जाएगी। ये चीजें हमने देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद 8th वीडियो से मैंने आपको न्यूटन का शीतलन नियम बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उस वीडियो को आप एक बार जरूर से जरूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो। ठीक है, अब समझिएगा, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लो कि आपने दोनों कपों में पानी रख रखा है। ठीक, तो कमरे के तापमान पर पहले कौन सा पहुंचेगा, तो मुझे दोनों के तापमान का डिफरेंस यानी टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। तो 95 और 48 का डिफरेंस होता है 47। ठीक है, कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका? 47 डिफरेंस हो जाएगा। और 71 और 24 का भी डिफरेंस कितना होता है? 47 डिग्री होता है। ठीक है, इट मीन्स जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सेम है, तो दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर कमरे के तापमान पर पहुंचेंगे, यानी दोनों कप एक ही समय पर कमरे के तापमान पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल से सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि 25 सेकंड में 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक एक गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है। ठीक है, अगले 75 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में इस वस्तु को कितना समय लगेगा। देखिए, मैंने अभी आपको एक न्यूटन का शीतलन नियम बताया है। ठीक है, एक क्या बताया? न्यूटन का शीतलन नियम बताया है जो कि तापांतर पर निर्भर करता है। किस पर? तापांतर पर निर्भर करता है। आप मुझे एक बात बताएं, 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस आने में इनको लग गया 25 सेकेंड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपसे कि 75 से 60 डिग्री सेल्सियस आने में इनको कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज मुझे बताएं, मैंने मान लिया जो कमरे का तापमान है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम बात करें 90 और 20 का डिफरेंस तो होगा 70 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यही बात कर लें कि 20 और 60 का डिफरेंस कितना होगा तो होगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो तापांतर किसका अधिक था सर? ये ऊपर वाले का अधिक था, यानी जो वस्तु 90 से 75 आई इसका तापांतर कितना था? 75 था। 70 डिग्री था। इट मीन्स अगर ये 25 सेकंड में ठंडी हो गई तो जो नीचे वाली वस्तु है ये 25 सेकंड से कुछ ज्यादा का समय लेगी। क्या करेगी? 25 सेकंड से कुछ ज्यादा समय लेगी, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मोर देन 25 सेकंड्स, यानी 25 सेकंड से कुछ ज्यादा का समय ये जो है वो ले लेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था। ठीक है, अगला है 28 क्वेश्चन है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो पानी का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखा हुआ है सर प्रभाव, कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हमारी बात समझिएगा। मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, शायद तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब पानी होता है इसका असामान्य क्या होता है,
प्रसार होता है, असामान्य क्या होता है, प्रसार होता है। मैंने आपको बताई थी बात, ठीक है। अब देखना, जब हम पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लाने की कोशिश करते हैं, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लाने की कोशिश करते हैं, तो जो इसका आयतन होता है ये होता है डिक्रीज। और जब हम 4 डिग्री से इसको ले जाने की कोशिश करते हैं और ऊपर, तो जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा और इंक्रीज होता है। क्या होता है, थोड़ा सा और इंक्रीज होता है। इट मीन्स अगर ये कह रहा है कि हमको 3 डिग्री तक लाना है, कहाँ से, 9 डिग्री से, तो मान लो ये है आपका 9 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इधर से इधर गए बढ़ा है, तो इधर से इधर आने पे आयतन क्या होगा, घटेगा। इट मीन्स क्या होगा, पहले तो आयतन घटेगा, कहाँ तक घटेगा, 4 डिग्री तक आयतन घटेगा, और फिर इधर आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, पहले घटेगा फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, रेलवे में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 29 वाला है। कह रहा है कि जब एक बोतल में पानी भरकर इसे ठंडा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह टूट जाती है। भैया ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब पानी को हम लोग बर्फ बनाते हैं, जब पानी को हम लोग क्या बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं, तो जो इसका आयतन होता है, जो इसका क्या होता है, आयतन होता है, ये बढ़ जाता है। आयतन क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। अगर किसी बोतल में हम लोगों ने भर करके पानी रखा हुआ है, भर कर पानी रखा हुआ है, तो जब हम इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको हम ठंडा करेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही आयतन बढ़ेगा, भाई प्लास्टिक की अगर मान लो कोई बोतल है, तो इसका तो भाई प्रसार हो नहीं सकता है, ठीक है, ये तो अपने आप में क्या है, पूरी की पूरी मतलब जैसे ही होनी चाहिए वैसे ही है, तो ये बढ़ नहीं सकती। इट मीन्स क्या होगा, जैसे बर्फ फैलेगा ये बोतल क्या हो जाएगी, तुरंत फट जाएगी। तो देखिए ऑप्शन क्या है, जमने पर पानी फैलता है, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक करके हम लोग आगे निकल जाएंगे, आगे ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। पहला देखो, कह रहा है कि एयर कंडीशनर यानी एसी आपका जो है वो, और एयर कूलर दोनों तापमान बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही है कि हाँ, दोनों टेम्परेचर बनाए रखते हैं। अगला कह रहा है कि एसी और एयर कूलर आर्द्रता बनाए रखते हैं। एसी और एयर कूलर क्या होता है, आर्द्रता बनाए रहते हैं, जबकि ये क्या है आपका गलत है। क्यों, क्योंकि एसी तो नमी को मतलब थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकता है, आपके स्किन को ड्राई कर सकता है, मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन जो कूलर होता है ये काम नहीं कर सकता है। जो आपका कूलर होता है ये काम नहीं कर सकता है। इट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा कि ये कथन जो है वो गलत है, ये कथन जो है वो गलत है, आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। 31 वाला है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो समझना, मान लो ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, क्या है आपका, ये फ्रिज है, ठीक है, इसका दरवाजा हमने खोल दिया, लेकिन ये जो फ्रिज है ये एक कमरे में रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या रखा है, कमरे में। आपने दरवाजा तो इसका खोल दिया, तो दरवाजे से जो गैस निकलेगी वो तो ठंडी करेगी ही करेगी ना सबको। देखो भैया, फ्रिज है ना, और आपका जो एसी होता है एक ही सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। एसी आपने देखा होगा, कोई भी एसी हो तो जो उसका गर्म वाला मतलब पार्ट होता है, जहां से गर्मी निकलती है, वो हमेशा रूम के बाहर लगाया जाता है। हमेशा कहाँ लगाया जाता है, रूम के बाहर लगाया जाता है। अगर कहीं गलती से रूम के अंदर लगा दें, तो अगर गलती से भी कहीं रूम के अंदर लगा दें तो होगा क्या, होगा ये कि कमरे का तापमान पहले से बढ़ जाएगा। अब देखो, जितना तो ये कमरे को अपनी गैस से ठंडा नहीं कर रहा है, उतना इसकी जब मोटर चली भाई, ये ठंडा कर रहा है, तो मोटर हीट हुई, इसके साइड से हीट हुआ, बैक साइड से हीट हुआ, तो इसमें हीटनेस क्या हो गई, कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसमें हीटनेस क्या हो गई, कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गई। हीटनेस इंक्रीज होने की वजह से जो कमरे का तापमान है, वो पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी पहले से तापमान में क्या हो जाएगी सर, वृद्धि हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीटेड है। देखिए क्या कह रहा है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, भैया देखो कहने का मतलब क्या है, फिर से हम आपको फिगर बना करके दिखाना चाहेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर इधर मान लीजिए कुछ भी 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ठीक है। तो 0 डिग्री पर आयतन इतना हुआ,
फिर जैसे जैसे हम इसको और गर्म करता जाएंगे इसका आयतन क्या होता जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आयतन क्या होगा, 4 डिग्री के बाद से बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो पानी का न्यूनतम आयतन होता है वो कितने डिग्री पर होता है, वो 4 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 0 डिग्री से अगर हमने इनको कहाँ तक गर्म किया है, 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गर्म किया है, तो इसका आयतन क्या होगा भैया, आयतन जो होगा वो क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। आयतन क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। यानी 32वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इमेज मैंने आपको बनवाई थी, बना लीजिएगा। अगला है प्रेशर कुकर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कुकर में जो है वो भोजन तेजी से पक जाता है, क्योंकि देखो भैया मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होता है आपका प्रेशर बढ़ता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इट मीन्स जैसे जैसे आपका मतलब आपका प्रेशर बढ़ाओगे, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो पहले जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता था, हमने प्रेशर 2 गुना कर दिया, हमने प्रेशर कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो यही प्रेशर क्या होगा, 200 डिग्री सेल्सियस पर पानी को क्या करेगा, खौलाएगा। तो जितना देर में इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है, जितना देर तक इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, इस पानी के पास उतनी ही ज्यादा ऊष्मा होगी, क्योंकि आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर एक बार पानी पहुंच गया, अगर एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंच गया तो होता क्या है इसके साथ ये होता है कि सारा पानी अब क्या करने लगता है, भाप बनने लगता है, सारा पानी भाप बनने लगता है और तापमान जो है इंक्रीज नहीं होता है। प्रेशर कुकर में हम दाब को बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मान लो अब जो है पानी वो 120 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो उबलेगा, इट मीन्स अब इसमें खाना जो है वो क्या होगा, ज़्यादा जल्दी पकने के चांसेस रहेंगे। जो खाना है वो आपका इसमें ज़्यादा जल्दी पकने के चांसेस रहेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, दाब में वृद्धि के कारण क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, नहीं इसका जो ए ऑप्शन होगा यही आपका सही हो जाएगा, 33वें का ए। बाकी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए जब हमको मिल गया तो हमको ए करके आगे निकल जाना है। ओके 34 देखते हैं। एक गोलाकार छेद के साथ एक धातु की चादर गर्म की जाती है, तो छेद देखो भैया, मान लो एक कोई धातु की चद्दर है, ठीक है, एक कोई धातु की ऐसे मान लो आपकी क्या है, चद्दर है, बहुत बड़ी सी धातु की जो है ये आपकी चद्दर है, ठीक। ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, ये दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इसको हम लोग समझ पाते नहीं है, और समझने के दिक्कत में से हम लोग क्या कर जाते हैं, गलत करके जो है वो चले आते हैं, ठीक है। फिर हमको दिक्कत होती है, सोचते हैं कि हमारे आंसर की जो है वो गलत आई, ठीक है। मान लीजिए क्या है आपका, वो धातु का एक चद्दर है, ठीक है, ओके। मान लीजिए आपका क्या है, धातु का एक चद्दर है और इसमें बीच में जो है वो एक छेद है, ठीक है, इसमें जो है बीच में एक छेद है। अब अगर इसके बीच का छेद हम लोग देखें, ठीक है, इसके बीच का अगर हम लोग छेद देखें, तो मान लो जो इसके बीच का जो छेद था, ठीक है, इसके जो बीच का छेद था, इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, आर। जब हमने इसको हीट दिया, इसको क्या दिया, हमने हीट दिया, किसी तरह से इसको हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा चद्दर होगा ये भी फैल जाएगा, यानी अब जो है वो चद्दर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और भैया अगर चद्दर बड़ा हो गया, अगर क्या हो गया, चद्दर बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है जो इसके बीच का जो छेद था भैया वो भी क्या हो जाएगा, पहले से छेद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स अगर इस चद्दर को हम हीट देते हैं, अगर इस चद्दर को हम हीट देते हैं तो रेडियस जो पहले आर थी वो आर डैश हो जाएगी, यानी कुछ रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन कि क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, जो छेद है वो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन भैया फिर से वही बना लो, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। आपको करना कुछ नहीं है, आप समझिए एग्जाम में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें 4 डिग्री सेल्सियस करें, 10 डिग्री सेल्सियस करें। आपको तो सीधा सीधा चीज़ समझना है कि है क्या, ठीक है। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। देखो, जब पानी को आपने 4 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना शुरू किया, ठीक है, 0 डिग्री से गर्म करना शुरू किया, तो पहले तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा,
फिर बाद में इसका आयतन क्या होता जाएगा, बढ़ता 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 चला जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, पहले आयतन कम होगा फिर आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। देखो कह रहा है कि पानी से भरे एक बाल्टी में जो है एक कमरे के तापमान पर रखा गया T1 मिनट बाद 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, T2 समय बाद 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस और T3 समय बाद 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। अगर इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाए तो समझ जाइएगा कि आपको पढ़ने से कोई फायदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ाया है। न्यूटन का शीतलन नियम मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया है। अब समझना, न्यूटन के शीतलन नियम में मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज समझाई थी कि अगर कोई चीज क्या होती है, तापांतर अधिक होता है तो वो जल्दी ठंडी होगी। यानी जो T1 है, जो T1 भैया देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बराबर तो कभी ठंडी हो नहीं सकती है। T1 है ये क्या करेगी, जल्दी से जो है वो ठंडी हो जाएगी। यानी जो सबसे कम मान होगा वो किसका होगा, आपके T1 का होगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये 75 से 70 आ रहा है और कमरे का तापमान मान लो 20 डिग्री है तो तापांतर ज्यादा है। T2 क्या काम कर रहा है, ये 70 से जो है आ रहा है 65। ठीक है, तो T2 का मान जो है वो बीच में होगा और T3 का मान क्या होगा, वो सबसे बड़ा, यानी सबसे ज्यादा समय इन्हीं को लगेगा, उससे कम इनको लगेगा या उससे कम जो है इनको लगेगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, T3 T2 और क्या हो जाएगा, T1। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका बी वाला, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसको फिर से मैंने जो छेद वाला था बिल्कुल उसी बेस पर है। असमान व्यास D1 और D2 के दो छेद धातु की एक चादर से काटे जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो, यदि चादर को क्या किया जाए, गर्म किया जाए तो क्या होगा। अब समझने की बात है कि भाई देखो ये है D1, ठीक है, D1 का मतलब क्या हो गया, डायमीटर 1 और ये क्या हो गया, डायमीटर 2। ठीक है, क्या रहा है, जब इसको गर्म करेंगे भाई तो ये जाहिर सी बात है बढ़ेगा। मान लो ये जो छोटा वाला है ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये बढ़ेगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा। भाई अगर हमारा धातु का गोला बढ़ गया तो डायमीटर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, D1 D2 दोनों में वृद्धि होगी, यानी D1 और D2 दोनों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका कौन सा सही है सर, बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझिएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 38, पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में धीमी पड़ जाती हैं क्यों। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ये हम आपको पढ़ाएंगे। T इज इक्वल क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, अब समझना, ये जो आपका आवर्त काल है, आवर्त काल का मतलब मान लो ये कोई पेंडुलम है। ठीक है, ये कोई पेंडुलम है, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये झूल रहा है। ठीक है, ये कोई पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ तक जो है झूल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जिसको टाइम लगा उसे ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये है आवर्त काल। क्या कहते हैं इसे, हम लोग आवर्त काल कहते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चलें। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, आवर्त काल कह देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो आवर्त काल है, ये जो आवर्त काल है ये L पर डिपेंड करेगा। L मतलब ये जो लेंथ है इसकी, जो क्या है लेंथ है, इस पर डिपेंड करेगा। देखिए L है ना यहाँ पर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि T समानुपाती L1/2, यानी अंडर रूट L के क्या होगा, ये समानुपाती होगा, यानी क्या होगा, बिल्कुल से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब समझना, गर्मियों में क्या होता है, लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लंबाई क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई गर्मी में जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, जैसे आप गर्मियों में किसी चीज को गर्म करते हैं तो एक्सपेंड हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि जब हम लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं तो दो रेलवे लाइन के बीच में थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं। क्यों, ताकि गर्मियों में ये जब फैले तो आराम से यहाँ तक ये गैप जो है वो कवर हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है, अब देखना, जैसे गर्मी हुआ तो इसकी जो लंबाई है वो L डैश हो गई। ठीक है, क्या हो गई इसकी लंबाई, L डैश।
तो अब एल डैश का मतलब क्या हो गया, पहले यहां से घूम के जल्दी पहुंच जाता था, अब इसको इतना ज्यादा चलना पड़ेगा। इट मींस आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या हो जाएगी, इसकी गति धीमी हो जाएगी। भैया गति धीमी होने का मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा, कैसे कहना है, मान लीजिए ये कोई एक चौराहा है, चौराहा नंबर ए, एक कोई चौराहा है, चौराहा नंबर बी, ठीक है। मैंने कहा आप यहां से यहां तक पहले आते थे 5 सेकेंड में, ठीक है, पहले आते थे 5 सेकेंड में, ठीक है। अब जो है यहीं से यहां तक आप जो है वो 10 सेकेंड में आते हैं, 10 सेकेंड में आते हैं। इट मींस आपकी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई, तो आवर्तकाल बढ़ गया। आवर्तकाल मतलब आने और जाने का समय जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। रफ्तार धीमी हुई, आवर्तकाल बढ़ गया। तो लंबाई बढ़ जाने के कारण गर्मियों में क्या होता है, पेंडुलम की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आवर्तकाल हो जाता है ज्यादा। हम आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, ये फार्मूला हम लोग अच्छे से बिल्कुल से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा के बारे में सत्य है। ऊष्मा के बारे में क्या सत्य है, सबसे पहला देखते हैं। कह रहा है ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है, बिल्कुल सही, 100%, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हीट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाई मिरर। ऊष्मा दर्पण से परावर्तित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भैया, देखो प्रकाश भी तो एक तरह की ऊष्मा है, जो सन से लाइट आती है, तो क्या इसको हम दर्पण से परावर्तित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, आपकी हीट जो है ये हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है हीट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऊष्मा जो है वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। मैंने आपको लाइट चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें प्रकाश के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसे ही कहते हैं, किसे कहते हैं, जो निर्वात में चल जाए, जो क्या हो, निर्वात में चल जाए, और जिसकी स्पीड क्या हो, प्रकाश के चाल के बराबर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, ये भी है, ऊष्मा क्या है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, बिल्कुल सही। अगला है हीट कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। अरे गलत भैया, हीट तो आ जाती है ना, सन से लाइट हमारे पास आती है, ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो सन से अर्थ पर लाइट तो बिल्कुल आती है, ठीक है, और कैसे आती है, ये रेडिएशन से आती है। इट मींस ये गलत हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, एक रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर शीर्ष खंड पर स्थित होता है, क्यों होता है, मैंने आपको बताया भी था जब हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे, कि जो आपका फ्रीजर होता है एक्चुअली में इसको ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हवा होती है ठंडी वाली वो नीचे बैठती है, और गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठने की कोशिश करती है। ठंडी हवा में नमी होती है, ध्यान देना, ठंडी हवा में क्या होती है, नमी होती है, और ये नमी हवा को भारी कर देती है, जिस वजह से हवा नीचे बैठने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर फ्रिज में कोई नमी है या उसके हवाओं में क्या है, ठंडक है, तो नीचे बैठने की कोशिश करेगी। अब नीचे बैठने की वजह से क्या होगा कि पूरे के पूरे ठंडी हवा नीचे बैठेगी और गर्म हवा क्या होगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इस तरह से पूरा का जो पूरा फ्रिज होगा वो क्या होगा, एक सामान्य रूप से ठंडा हो जाएगा। यही कारण है कि घरों में जो स्प्लिट एसी यानी छत वाले एसी होते हैं ये ज्यादा कारगर होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा है भैया कि जब हम छत वाले एसी को ऐसे लगा देते हैं ऊपर, तो ये क्या काम करता है, ऊपर की हवा को ठंडा करता है ना, ऊपर की हवा को क्या करता है, ठंडा करता है, और ऊपर की हवा ठंडी होकर के नीचे बैठती है, नीचे की गर्म हवा ऊपर हो जाती है, नीचे की गर्म हवा क्या होती है, ऊपर होती है। इस तरह से पूरे के पूरे कमरे का जो तापमान होता है वो एक तरह से सही लेवल पर आ जाता है। पूरे के पूरे कमरे का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बिल्कुल से अपने सही लेवल पर आ जाता है, ठीक है। तो जब तापमान अपने पूरे के पूरे सही लेवल पर आ जाएगा, इट मीन्स जो आपके कमरा होगा वो समान रूप से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यही काम हम लोग ये करते, क्या काम करते कि जो फ्रीजर है इसमें फ्रिज में जो फ्रीजर है ये अगर हम बीच में लगा देते हैं ना, अगर फ्रिज में मान लीजिए फ्रिज है, इसमें अगर हम फ्रीजर कहीं बीच में लगा देते तो होता क्या कि नीचे तो ठंडा हो जाता लेकिन ऊपर कैसी होती, गर्मी भरी हुई होती। इसीलिए हमेशा फ्रिज में जो फ्रीजर का पार्ट होता है हमेशा कैसा लगता है, ऊपर के तरफ लगता है, ठीक है। अब समझना आपका जो भी ऑप्शन है क्या कह रहा है, कह रहा है संवहन के कारण
फ्रिज का पूरा चैम्बर जल्दी ठंडा हो जाए, मोटर गर्म नहीं होता, अरे हटाओ, ये सारे फिजूल के ऑप्शन डाले जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा अधिक होती है, भैया जब फ्रिज अंदर बंद है तो पर्यावरण का उसमें क्या रोल है। अगला, पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा कम होती है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा कि क्या हो जाएगा, फ्रिज पूरा चैम्बर जल्दी ठंडा हो जाए, इसलिए जो है हम लोग ऊपर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये एक्चुअली में थोड़ा सा अधूरी है इमेज, इसको हम लोग अगले सेट में कर लेंगे। 42 देखते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकना मुश्किल होता है। भैया बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक फिगर बना करके बताया था। मान लीजिए ये है समुद्र देवता, ये है आपके पहाड़ भगवान, ठीक है, ये मान लीजिए आपके क्या है समुद्र देवता, ये है आपके पहाड़ भगवान। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ अगर कोई इंसान खड़ा है और यहाँ शिमला में कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, तो जो शिमला में खड़ा है इनके ऊपर जो है हवा का दबाव कम पड़ेगा, यानी जो प्रेशर होगा वो कम पड़ेगा, लेकिन इनके ऊपर जो प्रेशर होगा क्या होगा, ज्यादा लंबा पड़ रहा है ना, ये देखिए इतना लंबा पड़ रहा है, यानी इनके ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर जैसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर ज्यादा होते ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे बढ़ता है खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से खाना जो है वो देर से पकता है। अब देखो बी क्या कह रहा है, दाब कम होने पर पानी का तापमान भी दाब कम होने पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। भैया दाब जब कम होगा तो जाहिर सी बात है पानी कम तापमान पर उबलेगा। कम तापमान पर उबलेगा मतलब क्या, कि जैसे मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, अब जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा। उबलने का मतलब सारा का सारा पानी अब अपना तापमान ना बढ़ा करके भाप बनने की कोशिश करेगा। क्या बनने की कोशिश करेगा, भाप बनने की कोशिश करेगा। यही रीजन है कि पहाड़ों पर जो है वो खाना वो देर से पकता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। भैया ये गलत है, बोथ ए आर बी करेक्ट एंड बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये गलत है क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही हैं, एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं, बी ए का सही स्पष्टीकरण है, बी जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरह से जो है आप समझने की कोशिश करें, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट डे, अरे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ना इंपॉर्टेंट लिखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख सकते हो उतनी बार इंपॉर्टेंट लिख लेना। कह रहा है पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। भैया पानी का घनत्व, जो पानी का घनत्व आपने वो पढ़ा होगा फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, यानी क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब देखो यानी घनत्व और द्रव्यमान में, यानी आपके D और आपके V में क्या है, बिल्कुल अपोजिट का रिलेशन है। ठीक है, B और V में आपके क्या है, अपोजिट का रिलेशन है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो क्या होगा, आपका ये बढ़ेगा। यानी अगर आपका वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी। भैया 4 डिग्री, वही चीज हम आपको बताएंगे कि आप एक काम करें कि अपना मतलब जो भी सिस्टम था, जो भी अपना आपने मतलब फिगर बनाया था उसको बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिगर अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर मैंने ये कहा ये है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इधर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे हम पानी को यहाँ पर गर्म करते हैं तो जो इसका घनत्व होता है इस पर बात करना है, लेकिन अभी तो समझना ये तापमान है। क्या रहा है कि पानी को जैसे 0 डिग्री से हम क्या करते हैं 4 डिग्री तक लेकर के आते हैं, इसका घनत्व क्या, इसका जो आयतन होता है वो घटता है। ठीक है, फिर जो है जैसे हम लोग इसको 4 डिग्री से ऊपर गर्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो आयतन होता है वो बढ़ने लगता है। आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। इट मीन्स सबसे कम आयतन क्या होगा, सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, सबसे कम आयतन क्या होगा आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम आयतन कितने पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। यानी अगर सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व किस पर होगा, आपके
4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। सबसे ज्यादा घनत्व कितने पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। यानी सबसे अधिक घनत्व पानी का कब होता है? आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, 44 पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि विकिरण वह प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। भाई जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको पढ़ाया था ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां। एक तो मैंने आपको बताया था चालन, एक मैंने बताया था आपको संवहन, ठीक है, एक मैंने बताया था चालन और एक मैंने बताया था संवहन। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था चालन और एक मैंने बताया था आपको संवहन। ठीक है, और अब समझिएगा कि चालन जो होता है उसमें क्या होता है कि आप किसी लोहे की एक क्षण को यहाँ गर्म कर रहे हैं और अगले पॉइंट तक ये हीट जो है वो पहुंच जाती है। इसमें क्या होते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, ये अगले को हीट ट्रांसफर करते रहते हैं। अगले को क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर करते हैं, बट विदाउट चेंजिंग ऑफ हिज पोजीशन या इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन को चेंज किए बिना ही क्या करते रहते हैं? उसको हीट दिया करते हैं। ठीक है, अब समझना संवहन। संवहन का मतलब क्या होता है कि आप हीट तो दे रहे हैं, जैसे मान लो ये पानी है, तो पानी को जो आप हीट देते हैं तो क्या होता है? नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल अपना जगह छोड़ करके जाता है दूसरे जगह और दूसरी जगह वाला पहले जगह चला आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ छोड़ कर क्या होते हैं? ऊपर नीचे हुआ करते हैं और हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हम लोग रेडिएशन की बात कर लें, विकिरण की बात कर लें, तो इसमें किसी भी कण की जरूरत ही नहीं होती है। ये वैक्यूम में यानी ये निर्वात में भी क्या होता है? चल लेता है। ठीक है, अब देखो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिना पदार्थ के कणों की वास्तविक गति के। भैया देखो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया तो आप यही सही करके आगे निकल लोगे, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तुरंत देख लिए कि जो है आपको इसमें किसी चीज की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। मतलब बिना पदार्थों के कणों के वास्तविक गति के आपके कण जो है वो रियल गति नहीं करेंगे, बिना गति के ही जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण को पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण वाली विधि में जो है आपको क्या करना पड़ता है? किसी चीज की जरूरत वो नहीं पड़ती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के एक टुकड़ा जिसका तापमान जिसका द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। बिल्कुल से, यानी बर्फ बना हुआ है। ऊष्मा का वह मात्रा जो 0 डिग्री सेल्सियस से इस बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक है, दिया है गलन की गुप्त ऊष्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जब आपको क्लास में पढ़ा रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था कि ये क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे फेवरेट क्वेश्चनों में से ये एक है। अब समझना, यहाँ पर आपको दे दिया है कि जो गलन की गुप्त ऊष्मा है कितनी है? 333.6 जूल। इट मींस आपको 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए 333.6 जूल की जरूरत पड़ रही है। 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए 333.6 जूल की जरूरत पड़ रही है। अगर हमारा यहीं पर 100 ग्राम बर्फ है, क्या है? 100 ग्राम बर्फ है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया तो कितना हो जाएगा? 3336 और एक जीरो क्या हो जाएगा? इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, यानी 333.60 क्या हो जाएगा आपका? 33.60 हो जाएगा। यहाँ पर एक 3 रह गया, ये सी ऑप्शन आप कर ले। ठीक है, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये ऐसे है 33360 और ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44वां वाला, इसको आप लोग जरूर करें, सी ऑप्शन हो जाएगा। 45 देखते हैं क्या रहा है। 2 निकाय तापीय संतुलन में है। 2 निकाय जो है वो तापीय संतुलन में केवल तभी रह सकते हैं जब बीच ऊष्मा का प्रवाह हो। ठीक है, जब क्या हो? उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह हो, तब रह सकते हैं, भले ही वे भिन्न तापमान पर हो। ठीक है, तो यह तापीय संतुलन का मतलब आपका क्या हुआ? तापीय संतुलन का मतलब हुआ कि उनके बीच जो है कोई प्रवाह ही ना हो, मतलब जो जिस कंडीशन पर है वो उसी कंडीशन पर रहे, कोई ऊष्मा का आदान प्रदान ना करें, तभी क्या हो जाएगा? तापीय संतुलन में हो जाएगा। तो 45 का सी हो जाएगा, 46 का जो है वो सी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 47 देखते हैं क्या रहा है। एक आदर्श कृष्णिका में अद्वितीय विशेषता। देखो समझना, आदर्श कृष्णिका मतलब क्या होता है कि जो जितना अच्छा गेन करेगा रेडिएशन, या जो जितनी
अच्छे से एनर्जी को लेगा वो उतने ही अच्छे से एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एक अच्छे अवशोषक ही एक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। उसी तरह से जिस तरह से एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, उसी तरह से क्या होता है कि जो एक अच्छे अवशोषक होते हैं वही एक अच्छे क्या हो जाते हैं, उत्सर्जक हो जाते हैं। इस बात को गांठ बांध लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। अब समझना इसका 47 का तो सी के साथ जाएंगे। एक गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड रेडिएटर, मतलब एक अच्छा अवशोषक और एक अच्छा उत्सर्जक दोनों होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लेना कि क्या हो रहा है कि इसमें आपका, ठीक है, तो एक अच्छा अवशोषक क्या हो जाएगा, एक अच्छा उत्सर्जक हो जाएगा, ठीक। अब समझना हमारी बात को, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, ठीक। 48 समझिएगा। एक ऊष्मागतिक प्रक्रम जहां परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है कहलाता है। देखो भैया, मैंने आपको पढ़ाया था समदाबी, समायतनिक, रुद्धोष्म और समतापी। तो पहले तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। जैसे एक आप समझ सकते हैं टायर का फटना, टायर का फटना क्या होता है, जब टायर में हवा भरते हैं तो हवा जो है वो हीट हो जाती है, हवा क्या होती है, हीट। और अगर हवा हीट हो गई, हवा जो है वो गर्म हो गई तो ये फैलने लगती है, ठीक है। फैलने की वजह से ये अपनी गर्मी जो है अगर ये वातावरण को नहीं दे पाती है, अगर गर्मी वातावरण को नहीं दे पाई तो क्या होगा, इसके साथ होगा यही कि तुरंत फट जाएगा। ऐसे ध्वनि, जब ध्वनि जो है वो हवा में चलती है तो अपनी हीट जो है वो ना तो एटमॉस्फेयर को देती है और ना ही एटमॉस्फेयर से वो हीट लेती है। तो इस तरह से हीट हो गया, आपकी ध्वनि हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रुद्धोष्म प्रकरण के उदाहरण हैं, ठीक है। अब समझना समतापी प्रक्रम मतलब क्या, जब पूरे के पूरे प्रक्रम के समान, पूरे के पूरे प्रक्रम में जो टेम्परेचर होता है ये इक्वल रहे, टेम्परेचर क्या रहे, इक्वल रहे, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, समतापी प्रक्रम बोल सकते हैं। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, पूरे के पूरे टाइम में, पूरे के पूरे टाइम में जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वल। ऐसे ही सम आयतनिक में क्या होता है, पूरे के पूरे टाइम में आपका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था, क्या था वो, PV = nRT से मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से प्रूव कराया है। 8वीं या 9वीं क्लास है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सारे लो क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस की आप सीरीज देखते हैं, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो विनेश क्लासेस एक टेलीग्राम चैनल है, विनेश क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे और उसमें ऐड हो जाइएगा। विनेश क्लासेस टेलीग्राम चैनल सर्च करके उसमें ऐड हो जाइएगा। सारे के सारे PDF हैंड रिटन नोट्स आपको उस चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। 49 क्वेश्चन है आपका कि एक केल्विन थर्मामीटर और एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों एक निश्चित नमूने के लिए समान पाठ्यांक देते हैं। सेल्सियस थर्मामीटर पर यही पाठ्यांक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो समझिएगा कि 574 पर जो आपका फ़ारेनहाइट है, ध्यान देना, फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों इक्वल होते हैं। 574 पर फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपसे ये पूछा है कि 574 पर तो आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन को बराबर कर दिया, किस तापमान पर ये डिग्री सेल्सियस में होगा। तो भैया एक चीज समझो, C = K माइनस क्या होता है, 273, K - 273, यानी केल्विन कितना है आपका, 574 है, 500 कितना है, 74 है, माइनस 273 तो कितना आ जाएगा, 301 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 301 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका ऑप्शन जो है वो B सही हो जाएगा। मैथमेटिकली आप इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग को अधिक तेजी से बुझा सकता है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम 99.9% लोग इसे लगाएंगे क्या, बर्फ या आपका ठंडा पानी, और दोनों लोग पूरी तरह से गलत हैं। जो आपका क्या होगा, यहाँ पर समझने वाली बात है, जो आपका B ऑप्शन है, उबलता पानी, उबलता पानी
जो है वो क्या करेगा, हीट को या जो आपके आग लगी है उसको जल्दी बुझा देगा। ऐसा क्यों होता है ये हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो जरूर बताएंगे। एक फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल की क्या होगा, mc डेल्टा टी, ठीक है। m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान मतलब कितना पानी डाला गया है, c मतलब क्या होती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, डेल्टा टी क्या होता है, उसका तापांतर होता है। बस यहाँ आप एक बात समझना कि जो बॉइलिंग वाटर है, जो बॉइलिंग क्या है, वाटर है, इसको जब आप टेम्परेचर देते हो तो पानी और उबलेगा नहीं भैया, पानी और उबलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेगा, ये अपनी अवस्था परिवर्तन में काम करेगा। क्या करेगा, अवस्था परिवर्तन में काम करेगा। और अवस्था परिवर्तन में आपको पता है करने के लिए कम से कम 540 कैलोरी की इसको जरूरत पड़ती है। इट मीन्स अगर आपने जलते हुए आग में गर्म पानी डाल दिया तो आग क्या हो जाएगी, जल्दी बुझ जाएगी, क्योंकि इसको इतनी कैलोरी की जरूरत होगी। वो काम क्या करेगा, आपके जहां से आग जल रही है वहीं से तो ऊष्मा ले लेगा, आग से क्या कर लेगा, ऊष्मा ले लेगा। इसीलिए जलती हुई आग में अगर आप गर्म पानी डालते हैं तो क्या हो जाएगा, आग जल्दी बुझ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं, जलती आग में जो है वो घी डालने का काम कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें,